हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 3 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अपवाह के बारे में। अपवाह का निर्माण या अपवाह तंत्र का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार नदी बेसिन क्या होता है, किस प्रकार नदी बेसिन का निर्माण होता है, इन सब के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो अपवाह शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जो नदी तंत्र यानी जो नदियों का एक जाल होता है। भारत के भौतिक मानचित्र को हम देखें तो हम पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं हैं आकर एक साथ मिल जाती हैं और एक बड़ी धारा का निर्माण करती है तथा वही एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। उसे हम एक मुख्य नदी के रूप में देखते हैं। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में हो सकता है। यानी अपना अंततः वो मुहाना जाके बना सकते हैं कोई झील में, कोई समुद्र या महासागरों में जाके नदियां मिल जाती हैं अंततः। और देखते हैं तो बड़े ग्लेशियरों से उनका निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है। तो हम ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये दिया है, जैसे ये दो नदी द्रोणियां हो गई। यहाँ पे देखिए ये बीच वाला जल विभाजक होता है जो दो नदी द्रोणियों को अलग करता है, इसे हम कहते हैं जल विभाजक। और देखिए ये मेन नदी है, एक नदी आ रही है, इसमें बहुत सारी नदियां क्या है आकर के मिल जा रही हैं, तो नदी तंत्र का निर्माण कर रही है इस तरह से। तो ये एक नदी तंत्र हो गया और ये इधर देख रहे हैं ये एक नदी तंत्र हो गया। तो इसी तरह से इसका जो पूरा जल क्षेत्र होता है, जल से सिंचित भाग होता है, ये कहलाता है नदी बेसिन, इसका जो कैचमेंट एरिया होता है। और जो इन दोनों को कहेंगे जो सीमा रेखा या कोई ऐसा अवरोध, यानी अवरोध ये पहाड़ी के रूप में हो सकता है, कोई पहाड़ी हो सकती है, पर्वत हो सकता है, तो ये जो इन दोनों को अलग करता है ये कहलाता है जल विभाजक। देखिए नीचे दिया है कि ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, ये जो कि हम अभी ऊपर देखें ये क्या कहलाता है, जल विभाजक, जिसे हम जल विभाजक कहते हैं। आइए यहाँ देखा है, देखिए दिया है कि जो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो अमेजन नदी है। यानी सबसे जो लंबी नदी के रूप में हम पढ़ते हैं नील नदी का, लेकिन ये क्या है, सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी या नदी बेसिन, तो जिसका बेसिन यानी जल क्षेत्र सबसे अधिक है वो है अमेजन नदी, हमें देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं भारत में अपवाह तंत्र के बारे में। देखिए दिया है कि भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। भारत में दो मुख्य हमें देखने को मिल जाएगा, दो मुख्य वर्गों में विभाजन नदियों का, तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। अब आइए देखते हैं इन सबको एक करके। देखिए भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। और हिमालय की अधिकतर नदियां जो है बारहमासी नदियां हैं। बारहमासी मतलब सालों भर उसमें क्या होता है, जल भरा रहता है, जल बहता रहता है। आगे है इनमें यही दिया हुआ है कि इनमें जो है वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। आगे की इन नदियों ने ही पर्वतों को काट करके गार्जियों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियों के बारे में देखें तो हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर वो समुद्र तक लंबे लंबे रास्तों को तय करती हैं। देखिए ये गार्ज है, यानी बहुत जो गहरी नदी घाटी होती है, इस गहरी घाटी को हम गार्ज कहते हैं। और अधिकांश तो हम देखें तो गार्ज का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों में ही देखने को मिलेगा, ना कि जो प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, क्योंकि वो उनका जो घाटियां छिछली होती हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए अपवाह प्रतिरूप के बारे में दिया है। देखिए कितने कई प्रकार का हमें अपवाह प्रतिरूप देखने को मिल जाएगा, तो आइए इसका अध्ययन करें। देखिए यहाँ पे दिया है अपवाह प्रतिरूप, तो इसमें दिया है कि
देखिए, एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, यानी समानता देखने को मिलेगी धाराओं का। वो एक ही किसी भी क्रम को, वहाँ की जो धरातलीय संरचना है उसको फॉलो करती हैं, उस रूप में उसका हमें प्रवाह देखने को मिलेगा, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, वहाँ की जलवायु संबंधी अवस्थाओं तथा अधःस्थल शैल संरचना पर आधारित है। यह द्रुमाकृति यानी होता है द्रुमाकृति यानी वृक्षाकार, वृक्षानुमा, जालेनुमा और आयताकार तथा अरीय अपवाह प्रतिरूप ये हमें देखने को मिलते हैं नदियों में। द्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भू स्थल की ढाल के अनुसार ही बहती हैं। इस प्रतिरूप में क्या होता है, मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष की शाखाएं, जैसे वृक्ष की शाखाएं होती हैं वैसे उसी की भांति प्रतीत होती हैं। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस प्रकार का, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो वृक्ष की शाखा है उस नुमा, ये जो आकृति और दिया हुआ है, देखिए इसमें एक धारा आ रही है, इसमें कई शाखाएं आ आकर छोटी छोटी नदियां आकर के इसमें मुख्य नदी हो गई और इसमें क्या है मिलती जा रही है। तो ये हो गई, ये जो छोटी छोटी नदियां इसकी सहायक नदी हो गई वृक्ष शाखा नुमा। तो ये हो गया हमें वृक्षाकार आकृति। ये हो गया आयताकार अपवाह। देखिए इसमें समकोण पे ऐसे लग रहा है कि नदी धाराएं आकर के मुख्य नदी में एक समकोण बनाते हुए क्या है मिल रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा आयताकार अपवाह जालीनुमा। आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा जाल, देखिए आयताकार हो गया ना, जालीनुमा, देखिए जालीनुमा यहाँ पे है, जालीनुमा ये हो जाएगा अवरोधक शैल कटक। यहाँ पे शैल जो होते हैं अवरोध होते हैं, और जब जहाँ जहाँ अवरोध कट जाते हैं या फिर उनका क्षरण हो जाता है नदी की जल धाराओं द्वारा, फिर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक धारा आ रही है और इधर से एक धारा आ रही है, बीच में अवरोध हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ये अवरोध जब बीच से कटा हो जाता है फिर दोनों धाराएं क्या होती हैं मिल जाती हैं, तो इससे हमें एक जाली का निर्माण में देखने को मिलेगा। और ये तो हो गया आपका आयताकार अपवाह, यानी ये कहें कि वहाँ की संरचना जैसे कि दरारों के माध्यम से भी जिस प्रकार से वहाँ का कहीं के रिफ्ट बने होते हैं उसमें जल धाराएं प्रवाहित होती हैं, और इस तरह से समकोण पे बिल्कुल इनका भी उसी तरह विकास देखने को मिलेगा, समकोण पे जल धाराएं आके मिल जाती है, तो इसे हम कहते हैं आयताकार प्रतिरूप। देखिए जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित रहता है जहाँ पे कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भूभाग पे विकसित होता है, यानी मतलब कठोर होती हैं। जो देखिए यहाँ पे दिया है आयताकार अपवाह, तो यानी ये इनका निर्माण वहाँ पे होता है जहाँ पे क्या होता है सेल संरचना काफी सुगठित काफी कठोर होती है। तो यहाँ पे आगे फिर दे रहा है कि अरीय प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। अरीय या अरीय का मतलब अपने केंद्र से निकल करके चारों तरफ वहां से जल धाराएं प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं अरीय प्रतिरूप। देखिए इस वाले चित्र में हम द में अरीय अपवाह क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये मध्य शिखर हो गया और मध्य शिखर से जो क्या है जल धाराएं यहाँ से निकल करके चारों तरफ यहाँ से इस शिखर से जा रही हैं, तो इसके चारों तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं अरीय प्रतिरूप। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है नदी के भागों को हम देखेंगे चित्र में। आगे यहाँ पे दिया है कि अन्य जो निक्षेपण आकृतियों का निर्माण भी करती हैं, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं क्या होती हैं मौसमी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रवाह वर्षा पर ही निर्भर करता है, यानी वर्षा का मौसम ही अधिक प्रवाहित होती है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनकी लंबाई जो है कम और क्या है छिछली, यानी लंबाई भी कम है और गहराई भी कम है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? तो हम देख पाते हैं कि जो पश्चिम में नर्मदा व ताप्ती, ये दो प्रमुख नदियां हैं बहने वाली। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। भारत के पश्चिमी घाट से ये नदियां पश्चिमी घाट से निकल करके अधिकांशतः नदियां हम देखें तो पूर्व में ही पूर्वी घाट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या होती है गिरती हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है नदी, देखिए हम इस कई अवस्थाओं में भी देखिए दिखाया गया है, युवावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में बांट सकते हैं। यहाँ पे हम मोटा मोटा इसको देख लेते हैं। देखिए नदी का स्रोत यानी कोई हिमानी कोई ग्लेशियर होता है, तो इसमें क्या होता है जल धाराएं क्या होती हैं पतली होती हैं तीव्र होती हैं और काफी घाटी क्या है काफी गहरी होती है, वी आकार की घाटी का निर्माण हमें इसमें देखने को मिलता है।
फिर आता है इसका मध्य भाग। मध्य भाग कह सकते हैं इसमें हम इसको प्रौढ़ावस्था से भी दर्शा सकते हैं। ऊपरी भाग यानी युवावस्था, मध्य भाग में प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाती है नदी। और इसमें क्या होता है कि विसर्प का निर्माण, जैसे मोरदार लहर मतलब मोरदार मार्गों का निर्माण करती है, जिसे हम विसर्प के नाम से जानते हैं। तो ये कारण होता है क्योंकि थोड़ा सा ढाल भी कम हो जाता है और अवसादों की मात्रा धीरे धीरे नदी में बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे घाटी को क्या होता है, गहरा कम करके इसका जो पार्श्ववर्ती अपरदन यानी किनारों की तरफ से इसमें क्या होता है, इसका कटाव होने लगता है। ये है निचला भाग, या इसे वृद्धावस्था भी कह सकते हैं। देखिए इसमें हमें यहाँ पे दिखा है कि ये गोखुर झील का निर्माण है, यानी इसी विसर्प का भाग होता है। लेकिन बीच में क्या होता है, अवरोध बहुत लंबा मार्ग तय करने के कारण अवसाद अधिक जम जाने का जो नदी की जो धारा इतना मुड़ करके ना सीधे प्रवाहित होने लगती है और ये अलग थलग पड़ जाता है। तो इसे गोखुर झील अक्सबुल लेक के हम नाम से जानते हैं। और ये वृद्धावस्था में हमें सबसे प्रमुख स्थलाकृति नदी का डेल्टा का निर्माण हमें देखने को मिलता है। नदी की वृद्धावस्था में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डेल्टा है, इसका त्रिभुजाकार आकृति होती है। और जल क्या होते हैं, अपने अवसादों को क्या करता है, यहाँ पे निक्षेपित करके छोटी पतली पतली वितरिकाओं में क्या होता है, निकल जाता है। और ये जो बचा भाग होता है इसे हम डेल्टा कहते हैं। काफी उपजाऊ होता है क्योंकि नदी के अवसादों द्वारा इसका निर्माण हुआ रहता है। तो इस तरह से हम इसमें इसके आकृति को देख सकते हैं कि कब कब किन किन अवस्था में किस किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण नदी करती है। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखी दिया है कि अपने मार्ग के ऊपरी भाग यानी युवावस्था में तो तीव्र अपरदन करती है और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू ये सब संवहन करती बहाती हुई लाती है। और मध्य भाग के निचले भाग में ये नदियां क्या करती हैं, विसर्प का निर्माण, गोखुर झील और अपने बाढ़ वाले मैदान में बहुत सारे गोखुर झील और बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती हैं। यहाँ से हम देखते हैं विस्तृत रूप से हिमालय की नदियों के बारे में। देखिए हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। और ये नदियां लंबी हैं और अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती भी हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। नदी मुख्य नदी और उसमें मिलने वाली आकर सहायक नदियों को हम पूरा को मिलाकर कहते हैं नदी तंत्र। तो हम एक एक करके नदी तंत्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र, तो इन नदियों को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। उद्गम ये मुख्य तथ्य है कि मानसरोवर झील के निकट क्या है, तिब्बत में है। और ये नदी जो है पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में क्या करती है, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। आगे हम देखेंगे, उसको देखने से पहले आइए इस मैप को देख लेते हैं। इसमें देखिए भारत की विभिन्न नदियों को दिखाया गया है। हम नदी का आकार देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र को ऊपर पड़े एक मानसरोवर के तिब्बत से निकलती है, ये भारत में प्रवेश करी जम्मू कश्मीर से। अब तो ये लद्दाख वाला भाग हो गया। तो सिंधु नदी तंत्र ये आ रही है और इसके हम कहें कि सहायक नदियां हैं, जैसे ये हो गया हमारा झेलम, फिर चिनाब, रावी, ये हो गया ब्यास और ये नदी जो है सतलुज। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र कह सकते हैं। गंगा नदी को हम देख पा रहे हैं, तो गंगा को हम कह सकते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी बेसिन। तो इसमें देखिए यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, देख पा रहे हैं इसको दाहिने तट पे मिलने वाली। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल नदी, चंबल हो गया, बेतवा, इसमें सोन नदी, केन सोन, ये सब क्या है यमुना की सहायक नदी है। और ये भी मिलकर क्या गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है, क्योंकि यमुना जाकर के गंगा जी में मिल जाती है इसलिए। उसके बाद इधर बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये प्रमुख नदी हैं। तो ये सब इसके सहायक नदियां हैं गंगा नदी की और ये मिलकर के गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे कि तिब्बत में सांगपू के नाम से जानते हैं। फिर ये और यहाँ पे क्या एक अक्ष मोड़ बनाते हुए अब भारत में प्रवेश करती है। यहाँ असम होते हुए ब्रह्मपुत्र आती है, फिर बांग्लादेश में क्या होती है, गंगा नदी में ही मिल जाती है। गंगा नदी में मिल करके ये विश्व का सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती हैं सब। तो ये दोनों नदियाँ, ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, ये इसकी बहुत सारी धनसिरी, सुबनसिरी, मानस, ये सारी सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलेगी ब्रह्मपुत्र नदी की। और हम दक्षिण में देख पा रहे हैं, देखिए नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसके नीचे तापी नदी, ये प्रवाहित होती है पश्चिम की तरफ। पश्चिम के तरफ प्रवाहित होने वाली ये दो मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा देख पा रहे हैं हम गोदावरी नदी, गोदावरी, कृष्णा
और नीचे कावेरी। ये क्या है? ये सब है प्रमुख नदियां। किसकी? दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी हैं। इसमें गोदावरी की पेनगंगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी प्रमुख सहायक नदी कृष्णा की तुंगभद्रा सहायक प्रमुख सहायक नदी है। और तो इस प्रकार से ये सब है। ये जो सब नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा या कावेरी, ये तीनों आकर कहाँ मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में तीनों गिर जाती हैं। बाकी नर्मदा तापी अरब सागर में गिरती है। और हिमालय से आने वाली नदियां भी क्या होती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं आकर के। तो ये कुछ नदियों का मैप देखें किस कौन सी नदी उत्तर में, कौन सी दक्षिण में प्रवाहित होती है। आगे हम यहाँ से देखते हैं। अभी हमने पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र के बारे में, तो उसी के बारे में दिया है कि कश्मीर के लद्दाख जिले से ये प्रवेश करती है भारत में, लद्दाख से प्रवेश कर रही है। और इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। और इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती है, सिंधु नदी में। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में ये मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है बहुत क्या है? धीमा है। आगे देखते हैं। देखिए जो सिंधु द्रोणी है, सिंधु नदी का द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में और शेष भाग क्या है? पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। विश्व की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है सिंधु नदी। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों यानी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, भारत इस नदी प्रक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। सिंधु नदी तंत्र का 20% जल का उपयोग। आगे हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री हिमानी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिल जाती है। देखिए देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम, भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम हमें देखने को मिलता है देवप्रयाग में। ये देवप्रयाग है उत्तराखंड में स्थित। देख पा रहे हैं दो जलधाराएं आकर के मिल रही हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि मिलती है देवप्रयाग में और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये मुख्य तथ्य है कि गंगा क्या करती है? गंगा जो है हरिद्वार के पास यह गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आगे कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। नेपाल हिमालय से निकल के ये भी क्या करती हैं? गंगा नदी तंत्र का ही निर्माण करती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ भी आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी होता है। लेकिन ये जो नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। बाढ़ तो आता है लेकिन काफी उपजाऊ, नवीन उपजाऊ मृदा भी जो आगे दिया है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो भी आने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं जैसे इन नदियों में है चंबल, बेतवा, सोन, ये सब प्रमुख हैं उच्च भूमि से आने वाली नदियां। ये जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम है और इनमें पानी की जो मात्रा होती है ये भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिल जाती हैं। मैप पे इसे हम देखेंगे आगे देखते हैं। इसमें जो बाएं तथा दाहिने किनारे के सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। और यहाँ ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। फरक्का ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है और यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी जो है हुगली, जो कि इसकी एक वितरिका है, हुगली निकल करके इससे अलग होकर बहती है, दक्षिण की तरफ ये बहती है हुगली तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
मुख्य धारा जो है ये दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के क्या करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे का निर्माण करती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले ये दोनों मेघना के नाम से जाने जाती हैं। यानी ब्रह्मपुत्र जो समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाने जाती हैं और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को ही हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए जो सुंदरवन डेल्टा है इसका नाम वहाँ जो एक प्रकार का वृक्ष पाया जाता है पादप सुंदरी वृक्ष, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। दूसरा फैक्ट दिया है कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे दिया है कि गंगा की जो लंबाई है 2500 किलोमीटर से भी अधिक है और ये जो है अपवाह तंत्र के बारे में दे रहा है कि अंबाला नगर सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जो अंबाला नगर है ये प्रमुख नगर है जो कि कह सकते हैं कि सिंधु गंगा नदी तंत्रों की विभाजक रेखा पे बिल्कुल स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक जो मैदान की लंबाई है लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े क्या है विसर्प बन जाते हैं। आगे हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है ये निकलती है तिब्बत की मानसरोवर झील के, ये उस मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से ही ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्रोत हमें देखने को मिलता है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग जो है भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और नामचा बरवा शिखर जिसकी ऊंचाई है 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी की यू अक्षर जैसा मोड़ भी बनाकर भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में गाज के माध्यम से ये प्रवेश करती है और यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां भी इससे आकर के असम में क्या करती हैं मिल जाती हैं और असम में ये क्या होता है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में प्रवेश करते समय या असम से इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। देखिए इसके बारे में एक तथ्य और दिया है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और जब ये गंगा से दोनों धाराएं मिल जाती हैं तो फिर मेघना के नाम से क्या होती है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे तिब्बत जो है एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र जो है अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में भी बहती है। कई धाराओं में ये बहती है असम में तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है। क्या आपको पता है ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम? देखिए ये जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है उसका नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर भी बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा ये असम और बांग्लादेश पे बहुत अधिक क्षति भी पहुंचाती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके कारण नदी की सतह क्या होती है बढ़ जाती है और जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो फिर बाढ़ की समस्या हमें देखने को मिलती है। अतः यह बार बार अपने धारा मार्ग में भी परिवर्तन लाती रहती है क्योंकि सिल्ट के बढ़ने की वजह से इसको मार्ग परिवर्तित करने में सहायता मिलती है। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। वह एक मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर जो मुख्य नदियां हैं जैसे इसमें महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये प्रमुख नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं।
ये नदियां अपने मुहाने पे डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। इसमें प्रमुख हैं नर्मदा एवं ताप्ती। ये दो ही बड़ी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि पश्चिमी घाट से होकर अरब सागर में गिरती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हमने देखा कि ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये निर्माण करती हैं पश्चिम की तरफ बहने वाले ज्वारनद मुख का। आगे प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां क्या होती हैं? आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं, जो कि हिमालय से या फिर उत्तर की तरफ जो नदियां बहती हैं उनकी अपेक्षा। आगे हम देखते हैं नर्मदा द्रोणी के बारे में। देखिए, जो नर्मदा है इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। मुख्य तथ्य है कि यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण भी करती है। जबलपुर के निकट हम देखें तो संगमरमर के सैलों में यह नदी एक गहरे गाज से बहती है और यहाँ पे यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वहां पे ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करते हैं, जो कि एक बहुत ही मनोरम दृश्य स्थल है। तो नर्मदा नदी पे हमें धुआंधार जलप्रपात देखने को मिल जाएगा जबलपुर के निकट। आगे दे रहा है कि नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत ही छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं और नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। इसका विस्तार क्षेत्र देखें इसके बेसिन का तो मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं ताप्ती द्रोणी, ताप्ती नदी के बारे में। देखिए, ताप्ती का जो उद्गम स्थल है भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इस सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है ताप्ती नदी। यह भी नर्मदा के समानांतर ही एक भ्रंश घाटी में बहती है और लेकिन इसकी लंबाई जो नर्मदा से बहुत कम है। इसके द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में हमें देखने को मिल जाएगा। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है ये बहुत अधिक संकीर्ण है। इसलिए जो यहाँ पे तटीय नदियां हैं ये इनकी लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं जैसे साबरमती, माही, भरतपुझा और पेरियार, ये पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी छोटी नदियां हैं। आगे दिया है गोदावरी द्रोणी। देखिए, गोदावरी द्रोणी के बारे में दिया है कि गोदावरी जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई जो है लगभग है 1500 किलोमीटर गोदावरी की और यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र जो है सबसे बड़ा है और इसके द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग जो है गोदावरी नदी बेसिन का 50% भाग हमें इसकी स्थिति महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी इसके नदी बेसिन स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां हैं। इनमें जो मुख्य सहायक नदियों के नाम है इसमें होंगे आपका पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा व पेनगंगा, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें से अंतिम जो तीनों है ये सहायक नदियां बहुत ही बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं महानदी द्रोणी के बारे में। तो देखिए, महानदी द्रोणी का जो उद्गम होता है ये होता है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई जो है 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी जो है महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में महानदी द्रोणी का विस्तार हमें मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कृष्णा द्रोणी के बारे में। देखिए, जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा, ये लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1400 किलोमीटर की यात्रा तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसमें तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये मुख्य सहायक नदियां हैं और इसका जो अपवाह बेसिन है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला है। आगे हम देखते हैं कावेरी द्रोणी के बारे में। देखिए, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है। यह निकलती है ब्रह्मगिरि श्रृंखला से। आगे है कि तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तमिलनाडु के निकट ये उस तट से
कैप मुहाना बनाती है। इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर है और इसके प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके जोड़ी जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत है या इसका फैलाव हमें देखने को मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं, देखिए भारत में दिया है कि जो दूसरा सबसे बड़ा जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी बनाती है और इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। आगे है कि प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर और कोलार सूर्य क्षेत्र को प्रदान किया जाता है, जो भी इसे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये सबसे दूसरा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा, ये दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला बड़ा, तो पहला बड़ा जो जलप्रपात है ये है कुचिकल या कराईकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और जो कि वराई नदी पे स्थित है। ये हो गया शिव समुद्र हमारा कावेरी नदी पर। आगे देखिए इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त देखें तो कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ भी बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा। ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कि ये भी क्या होती है पूर्व की तरफ ही बहती हैं। और आगे दिया है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल ही मतलब 97% जो जल है लवड़ी है। मात्र 3% जल ही क्या है स्वच्छ जल के रूप में है उपलब्ध है पृथ्वी के धरातल पे। जल क्षेत्र तो वैसा है मतलब बहुत अधिक है, लेकिन बस मात्र 3% जल ही हमें स्वच्छ जल के रूप में मिल पाता है। इसकी 3/4 भाग जो है हिमानी के रूप में, एक तो 71% जल है, इसका भी 97% क्या है लवणीय जल है और इसका 97% लवणीय है, मात्र 3% ही स्वच्छ जल है। और इस भी 3% स्वच्छ जल में 3/4 भाग जो क्या है हिमानी के रूप में, 3 भाग क्या है बर्फ के रूप में ही जमा है। आगे हम देखते हैं झीलों के बारे में। कश्मीर घाटी, हम कश्मीर घाटी में देखते हैं। कश्मीर घाटी जो है प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों, शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष क्या है हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। बहुत से लोग यहाँ घूमने जाते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, वहाँ नौकायान, तैराकी, अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल, दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे इतने ही आकर्षित करते लोगों को वहाँ पे आने के लिए। क्या आप कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पे झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की सतह गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। यानी झील की परिभाषा दिया है कि पृथ्वी का जो भी गहरा भाग है और उसमें जल भर जाता है उसे हम कहते हैं झील। तो झीलें बहुत सारे पर्यटक स्थल होते हैं, क्योंकि जल है तो बहुत सारे हरियाली के लिए वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्षारोपण किया जा सकता है, लोगों को नौकायन किया जा सकता है। ये सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करवा के लोगों को पर्यटन के लिए आकर्षित की जाती हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो बड़े आकार वाली झीलें हैं तो उन झीलों को समुद्र कहा जाता है। जैसे कि कैस्पियन सागर, ये भी एक झील है लेकिन बहुत बड़ा है। इसमें कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ये सारी की सारी क्या है एक बहुत बड़ी झीलें हैं। तो बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहते हैं। यहाँ दिया है कि भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार, अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं, कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय आबोहवा वाले अर्धशुष्क क्षेत्र यानी जो अर्धशुष्क क्षेत्र में स्थित है वहाँ पे तो मतलब वर्षा के कुछ ही महीनों में क्या होता है वो झीलें भर पाती हैं, वरना अन्यथा ऐसे साल भर मतलब सूखी रहती हैं झीलें। देखिए यहाँ दिया कि क्षेत्रों की जोड़ी वाली झीलें, अर्धशुष्क क्षेत्रों की जोड़ी वाली झीलें होती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीट और बार जो रोधिका के नाम से जानते हैं,
ये तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, यानी स्पिट और बाह्य होदिकाओं के द्वारा ही जलें क्या होती हैं, जो सागरीय जल होता है अलग थलग पड़ जाता है और उसे हमें वहाँ पे देखने को मिलता है लैगून झीलें। देखिए जैसे चिल्का झील है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से लैगून झीलें हैं या लवणीय जल वाली झीलें हैं। चिल्का, पुलिकट, कोलेरू। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो राजस्थान की झीलों में देखें तो सांभर झील, जो कि एक लवणीय झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है, जो राजस्थान के सांभर झील है। आगे है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। अधिकांशतः जितने भी हिमानीकृत झीलें सब के सब मीठे पानी की झीलें हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यानी ये प्रमुख तथ्य है कि जो जम्मू कश्मीर की झील है बुलर झील का निर्माण हुआ है भूगर्भीय क्रियाओं से। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। कौन सी झील? जो बुलर लेक है, एक तो भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे है डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण ये भी मीठे पानी की ही झीलें हैं। आगे देखिए इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पे बांध बनाने के लिए भी झील का निर्माण हो जाता है। बांध बनाने के लिए हम उसके बहुत एक अमाउंट ऑफ वाटर को जब वो रोक कर संरक्षित करते हैं तो वो उससे वहाँ पे हम कहेंगे कृत्रिम रूप से हम झीलों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है कि भाखड़ा नंगल परियोजना जब बना तो यहाँ पे हमें गुरु गोविंद सागर इस झील का निर्माण देखने को मिलता है। आगे देखिए झीलें दिया है कि झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में भी सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती भी है। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता वो पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन भी प्रदान करती है। देखिए नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, आइए देखते हैं, एक नजर इस पे डालते हैं कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। हम देखते हैं संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का तो अत्यधिक महत्व रहा ही है और सबसे जो मानव सभ्यता जो उत्पन्न हुआ है या मानव सभ्यता का जन्म हुआ है नदियों के किनारे ही हुआ है, तो बहुत ही महत्व है इसका। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य भी है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची भी तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व क्या है, बहुत अधिक है। भारत जैसे इतनी विशाल जनसंख्या जहाँ पे के निवास करती है। आगे ये तो हो गया इसका महत्व, नदियों का महत्व के बारे में हमने देखा। अब देखेंगे नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण क्या है, कैसे प्रदूषित हो रहा है। देखिए नदी का जल की घरेलू या औद्योगिक या कृषि में बढ़ती मांग तो हर एक जगह बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण इसकी गुणवत्ता क्या है, प्रभावित हो रही है, गिरावट आ रही है उसमें। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, नदियों में क्या होगा, नदियों से अधिक जल की खपत भी होगी और इतना खपत होगा फिर क्या होगा, इसमें प्रदूषण भी बढ़ेगा, हर एक जगह इसका क्या होगा, उपयोग होगा। तो इन प्रदूषणों से बचाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे नदी के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, नदी संरक्षण योजनाएं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। तो इसके अंतर्गत क्या कार्य किया जाता है नदी के लिए, नदी के स्वच्छता के लिए, उसके विकास के लिए, आइए देखते हैं। देखिए दिया है कि गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया। इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया था। 1985 में तो स्टार्ट किया गया था लेकिन 2000 में बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा भी की। गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य
योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों से राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाले कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अभी तक 69 योजनाएं इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं और इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत तो आगे हम यहाँ देख के दिया हुआ है कि इससे क्या होता है, बहुत मांग बढ़ जाने के कारण जल की निकासी होती है। इनका आयतन क्या होता है, धीरे धीरे नदियों का घटने लगता है। दूसरी ओर ये होता है कि उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं और यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के जो स्वतः उसका स्वच्छीकरण की जो उसकी क्षमता होती है उसको भी प्रभावित कर देता है। अब इतना प्रदूषण हो जाएगा तो नदी का जो स्वच्छीकरण की क्षमता है वो तो समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किमी क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन कैसा होगा? इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। या फिर बिना स्वच्छ के हम खुद कल्पना कर सकते हैं कि बिना स्वच्छ जल के मानव का जीवन कैसा होगा। बहुत सारी बीमारियों से विकास में, उसकी स्वच्छता में बहुत सारे अवरोध आएंगे और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।